तो बैटरी स्वैपिंग और बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई सारे नए ऐलान हुए हैं इस बार के बजट में। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि इससे इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इकोसिस्टम के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसके लिए हमारे साथ अभी सिन्हा जी मौजूद हैं, जो डायरेक्टर है NH फॉर ईवी के, और साथ में वो उस थिंक टैंक के भी हिस्सा है जो बेसिकली सरकार को बता रही है कि ईवी को लेकर आगे क्या किस तरीके से रास्ता बनाया जाए, अपनाया जाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिस्टर सिन्हा हमसे बात करने के लिए। पहले सवाल तो यही होगा कि इस बार जो हमने बजट में ईवीज को लेकर ऐलान देखे हैं या सुने हैं, वो पिछले बार या पिछले बजट से कितने अलग है पॉलिसी लेवल पे, फोकस के लेवल? थैंक यू क्रांति फॉर हैविंग मी हियर, और दर्शकों का अभिवादन। इस बजट को लेकर और इस बजट की सबसे खास बात जो हम मान सकते हैं वो इतना माइक्रो लेवल, इतना डीप पेनिट्रेटेड बजट कभी नहीं आता था। बजट बहुत ऊपर और बहुत सुपरफिशियल तरीके से पेश किए जाते थे। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट होती और इन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और उस स्पीड से पॉलिसी को लाना और उनको उस वक्त वैसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना, it's been a wonderful thing which we have seen in this budget. बैटरी स्टैंडर्डाइजेशन, बैटरी स्वैपिंग, इस की रिक्वायरमेंट करीब पिछले 3 साल से देखी जा रही थी। जब कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है, then investor is tend to take best technology for deployment. And when you compare charging and swapping infrastructure, swapping proven to be looks like more advanced technology, but it comes with a difficulty कि आपके पास जो लोग व्हीकल लेके आएंगे वो अलग अलग साइज, शेप और स्पेसिफिकेशन के लेके आ सकते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटरी रखना इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इस पूरे मुहिम को, इस पूरे इकोसिस्टम को एक पॉलिसी में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ लाना और उनके साथ इसको एक पॉलिसी के तौर पे बाहर लेके आना सबके लिए, ये बहुत रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री के लिए और बहुत वेलकमिंग स्टेप है सबकी ओर से। जी, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो कॉमन क्वेरी मुझे भी आ रही थी और बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर नजर रखने वाले इंथुजियास्ट हैं उनका भी सवाल था, स्वैपिंग दरअसल काम कैसे करेगी? वो सभी बैटरीज का डिमेंशन अलग अलग होता है और प्लस जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है सभी गाड़ियों का, सभी ईवीज का काफी अलग है। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज, पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि स्वैपिंग कैसे काम करेगी जब इतने ज्यादा वैरायटी है, इतने ज्यादा डिफरेंसेस है सभी प्रोडक्ट्स में। बिल्कुल, आई थिंक प्रोटोटाइप और यूज केस के हिसाब से जाते हैं। अगर पॉलिसीज बेस्ट बनती हैं और अगर हम किसी बनी हुई पॉलिसी which could be Europe, which could be America, which could be any other part of the globe, उसमें लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा होता है। सो पीछे कुछ समय में टेक्नोलॉजीज के पायलट, टेक्नोलॉजीज के प्रोटोटाइप और यूज केसेस ने काफी कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर 2 यूज केसेस की बात करें तो दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसके पास आने वाले जो बड़े वाहन हैं, डीजल से चलने वाले ट्रक हैं, वो जब शहर में एंटर करते हैं तो काफी पोल्यूशन होता है और इनको रोकने के लिए, इनको एक शहर की सीमा रेखा पे रोकने के लिए जरूरी है कि जहां उनकी जो फ्रेट है या उनका जो लोड है वो डाउनलोड किया जा रहा है, वहां उसको अनलोड किया जा रहा है, वहां से शहर के अंदर आने वाले वाहन स्वैपिंग के ऊपर रहें और वो 3 व्हीलर 2 व्हीलर हर जगह हर समय सीमा में 10 बजे के बाद की परिधि हटा भी दी है दिल्ली सरकार ने अभी, वो अवेलेबल हो। सो ऐसे यूज केसेस दिल्ली के अंदर और गुड़गांव के अंदर और नोएडा के अंदर, हमने एक चार्जिंग स्टेशन अभी गुड़गांव में 100 चार्जर का खोला भी है। इसके 1 महीने के अंदर एक और चार्जिंग स्टेशन जो स्वैपिंग की यूनिट्स के साथ होगा उसको खोलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये लर्निंग ग्राउंड से बहुत अच्छी आती है। जो OEMs हैं, गाड़ी के बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहां अपने बिजनेस मॉडल को समझ पाते हैं कि अगर 200 ट्रक यहाँ अनलोड हो रहे हैं तो ये सारा सामान शहरों के अंदर जाना है, किस इकोसिस्टम से जाना है, कितनी गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी और वो गाड़ियां जो कंपनीज लेके आएंगी वो इस कंप्लायंस के ऊपर, इस स्टैंडर्ड के ऊपर कितनी खरी उतरती हैं, ये सब इस प्रोटोटाइप में हमारे सामने आता है। बिल्कुल, वही तो सवाल सबसे ज्यादा 2 ही सुनने मिल रहे थे। एक ये कि जो हम शॉपिंग करेंगे वो शॉपिंग अलग अलग बैटरीज की कैसे होगी, और दूसरी जो कार या ईवी ओनर है या ई बाइक ओनर है वो अपनी बैटरी देके दूसरी लेकर वहां से निकले, वो कितने रिलायबल होगा कि नहीं होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो इन दोनों सवालों का जवाब कैसे देगा?
मेरे मेरे ख्याल से आप जितना इसको बेहतर ढंग से कहीं एक यूज केस के ऊपर लेके आते हैं, उतना आसान होता है, उतना प्रिसाइज होता है पॉलिसी। क्वालिटी को बैटरी के लेकर जो संशय बना हुआ है, उसकी चेक और उसकी गुणवत्ता, दूसरा उसकी जो साइज एंड शेप, उसकी कनेक्टिविटी है, ये दोनों को इंश्योर करना ही इस पॉलिसी का टारगेट है, इसका कोर एरिया है। तो क्या क्या रास्ता अपनाया जाएगा उसके लिए सर? Technology always has only one way. When it comes for requirement and deployment, we have to place it somewhere, and this, I think, have been very strengthened part of other ecosystem out of India, that they have this sandbox concept, they have a concept of proof of POC, and they have a concept of piloting technology. This is what we have been doing Delhi Jaipur के ऊपर, Delhi Agra के ऊपर, गुड़गांव में 2 स्टेशन के साथ, नोएडा में 2 स्टेशन के साथ, 5 कंपनियों को लेकर, 10 जो बैटरी की कंपनियां हैं उनको लेकर ये एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनाई जा सके, और जिसका फायदा हर कंपनी, हर तरह के बैटरी ओनर्स, हर तरह के मैन्युफैक्चरर्स उठा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करनी पड़ती है, सिर्फ थ्योरेटिकल पॉलिसी कॉपी पेस्ट इसको पूरा नहीं कर सकता। तो आप ये कह रहे हैं जो आपके पास यूज केस सिनेरियो आ रहा है वो ऐसे स्टेशन से आ रहा है जो प्रोटोटाइप आपने तैयार किया है, वहाँ पे अलग अलग तरह की बैटरीज मौजूद रहेंगी, अलग, जिससे कि अलग अलग गाड़ी के ओनर्स जाके वहाँ से बैटरी स्वैप कर पाए, और यही एक्सपेरिमेंट अभी आप कर रहे हैं? नहीं, अलग अलग तरह की गाड़ियों की जो कंडीशन थी, आई थिंक इस पॉलिसी के आने के बाद से वो एक पेन एरिया था इंडस्ट्री का, जिसको इस पॉलिसी ने एड्रेस किया है। अब जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं इनके लिए इस पॉलिसी के अंदर, वो स्टैंडर्ड्स पे ही ये स्टेशन बनाए जाएंगे, और जो लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो भी इस स्टैंडर्ड के ऊपर कंप्लाई करेंगी, तभी ये एक्सचेंज संभव हो पाता है। उसके बिना अब एक चार्ज पॉइंट ऑपरेटर के लिए अलग अलग तरह की बैटरी रखना कभी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाएगा। तो यानी इस ऐलान के बाद अब हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह की बैटरीज बनाती हैं, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। बिल्कुल, पहली चीज, पहला कदम इस पॉलिसी का स्टैंडर्ड्स का इंतजार है। अभी पॉलिसी के साथ स्टैंडर्ड्स अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स अनाउंस हुए हैं उसको कंप्लाई करना, और अगर कुछ एडिशन उसमें आता है तो ये अगले 1 महीने के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स मिले, और उसको बैटरी स्वैपिंग यूनिट बनाने वाले और व्हीकल बनाने वाले दोनों कंप्लाई करें, वही हमारे साथ कमर्शियल पायलट कर पाएंगे। ओके, और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैटरी जो है वो शायद सबसे अहम हिस्सा रहता है। उसको उसके R&D को लेकर भी, उसके शेप, उसके रेंज, तमाम एस्पेक्ट्स को लेकर वो बहुत सालों तक हमने देखा है। अभी चूंकि शुरुआती स्टेज में है ये इंडस्ट्री, तो बहुत सालों तक उनकी R&D चलती है। ऐसे में जब हम स्टैंडर्डाइज्ड ये बैटरी की बात करते हैं, तो उनको भी वक्त लगेगा इस तरह की बैटरीज बनाने के लिए? इतना हम चेंजेस कितना सजेस्ट करते हैं, कितनी जो स्टैंडर्ड्स आते हैं वो कितना चेंज करने को बोलते हैं, इस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर बहुत माइनर चेंजेस हैं, जैसे कनेक्टर बदलना या शेप को रीशेप करना, तो असेंबली और उसके जो कवर्स हैं या उसका जो पैकेजिंग मटेरियल है, इसको बदलना और उसको शेप में लाना, व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उसमें वैसे स्लॉट क्रिएट करना, ये बहुत बड़े चेंज नहीं है जिसको R&D स्तर पर ले जा करके करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, आप सही करें, अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं बैटरी में, तो उसको वो व्हील फिर से रीइन्वेंट करनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो कि हम ऐसे किसी स्टैंडर्ड्स के लिए अभी उम्मीद कर रहे हैं, और ऐसे स्टैंडर्ड्स आएंगे भी नहीं। और वहीं कनेक्टर अगर हम यूरोप में देखें, यूएस में भी देखें, तो कनेक्टर को लेकर भी एक लिमिटेशन होता है। अलग अलग गाड़ियों के कनेक्टर्स अलग होते हैं, अब जाके वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी की बात होती है। तो उस तरह के कनेक्टर्स भी जो है यहाँ पर अब एक ही जैसे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किए जाएंगे। इस पॉलिसी का रिकमेंडेशन यही होगा क्या? इस पॉलिसी के आने से पहले से इसके रिक्वायरमेंट की जब चर्चा होती थी, तो एक बात बहुत साफ, बहुत सामने खुलकर आती थी कि इंडस्ट्री को कुछ समय दिया जाना चाहिए टू डिसाइड इट्स बेस्ट। आई थिंक इस थ्योरी के ऊपर और इस थॉट प्रोसेस के ऊपर काफी समय दिया गया, और अब वो समय आ गया है जहां हमें सारे कनेक्टर, सारे कनेक्टिविटी और उससे रिलेटेड जो छोटी तकनीकें हैं बैटरी से जुड़ी हुई, उसमें बेस्ट क्या है, इसका डेटा और इसकी लर्निंग हमारे सामने है। उसमें से बेस्ट चीजों को चुनकर
भारत के बीएस स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं और ये बीएस स्टैंडर्ड्स इस पॉलिसी को, इस ड्राइव को, इसको और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्य करेंगे और थोड़ा सुगम करेंगे। राइट। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो जो ईवीज को लेकर कई स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट की फेम पॉलिसी अलग है, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सब्सिडीज हैं, अलग हैं। उसमें क्या हम देख सकते हैं कि नेशनल लेवल पे कोई एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जहां पर सभी एक पेज पे रहें और एक कंसिस्टेंसी रहे ईवी पॉलिसी को लेकर? क्योंकि अभी भी सारे स्टेट्स ने रिकमेंडेशन ईवीज को लेकर, चार्जिंग स्टेशंस को लेकर मुकम्मल नहीं किया है। स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड्स, अपने रिसोर्स और अपने विजन और क्या वो ऑफर करते हैं उस स्टेट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रमोशन के लिए, इन सब चीजों को कंप्राइज करने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बेहतर डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। ये जब इंटरसिटी की बात होती है तो डेफिनेटली इंटर स्टेट की भी बात होती है, और जब इंटर स्टेट की बात होती है तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको सपोर्ट करने के लिए शहर के बाहर बनाया जाना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का नेशनल लेवल पर स्टैंडर्डाइज होना, उसका एक जैसा होना, फाइनेंस के तौर पे, डिजाइन, लेआउट, कंप्लायंस और सेफ्टी मेजर्स के तौर पे, इसकी जो आय होगी, जैसे पेट्रोल पंप के बहुत स्टैंडर्डाइज हैं कि आप कितना अर्न करते हैं, बहुत पब्लिक डोमेन में है, तो उसके लेआउट पब्लिक डोमेन में है, और कौन पेट्रोल पंप के ऊपर इन्वेस्ट करता है ये भी पब्लिक डोमेन में है। इसी को लेकर नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा पायलट टेस्ट है। ये उन सब चीजों को एड्रेस करता है जिसकी पैन इंडिया लेवल पर एक्सेप्टेंस बनाई जा सके, जिससे एक जैसे स्टेशंस बनाए जा सकें, उनके ब्रेक इवन पीरियड भी देखे जा सकें, उनसे आने वाली आय को पेट्रोल पंप की आय के साथ कंपेयर किया जा सके, और जितनी आसानी से लाइसेंस मिलने के बाद आप पेट्रोल पंप सेटअप कर पाते हैं उतनी ही आसानी से आप चार्जिंग स्टेशन भी सेटअप कर सके। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक व्यवहारिक स्तर पे ग्राउंड पर लाने के लिए पायलट किया जाए। और ये कब तक रेडी हो जाएगा जो नेशनल हाईवे फॉर ईवीज आप कह रहे हैं सर? इसमें दिल्ली जयपुर के अंदर, जयपुर की साइड में राइट की तरफ 4 स्टेशन है, लेफ्ट की तरफ 4 स्टेशन है, जयपुर में 1 स्टेशन है और 1 स्टेशन गुड़गांव में है। सो 10 स्टेशन यहाँ हैं, और दिल्ली आगरा में 3 राइट में, 3 लेफ्ट में, 1 आगरा में और 1 ग्रेटर नोएडा में, जिसमें से गुड़गांव के 1 स्टेशन का जो प्रोटोटाइप स्टेशन है शहर के अंदर, उसका उद्घाटन कर दिया गया है 100 चार्जरों के साथ। इट हैपेंस टू बी इंडियाज लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन। दूसरे स्टेशन की शुरुआत 75 चार्जर के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 महीने के अंदर किया जाना है उसको। नोएडा में जो स्टेशन बनने हैं वो मार्च के बाद में उसके ऊपर बता पाऊंगा कि उसकी क्या डेट होगी, वहां अभी चुनाव चल रहे हैं। इसके 1 महीने के बाद हम ट्रायल रन स्टार्ट करेंगे दिल्ली से जयपुर के बीच में 30 दिनों का, जिसके लिए 3 टेम्पररी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, और ये तीनों चार्जिंग स्टेशन पूरे 1 महीने तक व्हीकल को रन करेंगे। तो हमारा जो डेटा दिल्ली आगरा से आया है ट्रायल रन का, वो दिल्ली जयपुर पे रीवैलिडेट होगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज की शुरुआत होगी, 3 महीना आप कंस्ट्रक्शन में मान सकते हैं। तो मैं अगर समराइज करूं थोड़ा, उसके अंदर आगे पीछे भी होता है, बीच में कोविड प्रोटोकॉल के लॉकडाउन लग जाते हैं, तो 2022 के अंत तक आप इन हाईवेज के ऊपर स्टेशन और उसके जो फंक्शंस हैं वो शुरू हो जाएंगे और गाड़ियां चलने लगेंगी। और आखिरी सवाल, आज एक अहम बैठक होने वाली थी आने वाले वक्त में ईवी पॉलिसीज के लेकर जो ऐलान हुआ, उसके बारे में अगर कुछ जानकारी आप शेयर कर सके। आज दिल्ली को लेकर और नोएडा को लेकर, दिल्ली एनसीआर को बेसिकली लेकर, वहाँ जो भारी वाहन आते हैं उनको स्वैपिंग के लिए जो प्रोटोटाइप हम स्टेशंस पर लगाने वाले हैं, जो पायलट के अंदर लगाने वाले हैं, उसमें स्वैपिंग की पॉलिसी के लिए क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है इस पायलट का, उसके ऊपर वर्किंग ग्रुप में नेशनल हाईवे की चर्चा हुई। और इसके साथ ही मथुरा, वृंदावन जैसे शहरों में जहां स्टेशन उनके पास हाईवेज पे बनने वाले हैं, वहां लोग 2 व्हीलर लेकर जा सकें, भ्रमण कर सकें, टूरिस्ट उसका इस्तेमाल कर सकें, वापस हाईवेज पे लाकर उन 2 व्हीलर्स को दे सकें। और तीसरा 3 व्हीलर्स, इन सभी स्टेशनों पर 20 2 व्हीलर और 20 3 व्हीलर का प्रोविजन रखा गया है। 3 व्हीलर का इस्तेमाल इन स्टेशनों को कार्गो हब के तौर पर विकसित करने के लिए किया जा सके। ई कॉमर्स में आने वाले समय में जो कम समय में डिलीवरी करेगा उसकी ही मोनोपोली होगी, और इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ई कॉमर्स की जो कंपनीज हैं वो
बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ अपने डिलीवरी के समय को कम करने पर लगातार काम कर रही हैं। सो इन चार्जिंग स्टेशन के जो वेयर हाउस हैं वहां पर वो मटेरियल अनलोड किया जा सके और वहां से 3 व्हीलर के ऊपर और 2 व्हीलर के ऊपर डोर स्टेप डिलीवरी की जा सके। सो इन सब चीजों पर, इन सब प्रयासों पर आज चर्चा हुई नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल के वर्किंग ग्रुप में, और हमारे साथ नीति आयोग से श्री शुभेंदु सिन्हा जी जुड़े जो एडवाइजरी बोर्ड में और अपने नीति आयोग में भी एडवाइजर हैं। सो काफी कुछ आने वाले समय में आपको इसमें सुनने को मिल सकता है। और आखिरी सवाल एक बार फिर से उसी मुद्दे पर जाते हैं, जो पॉलिसी के हिसाब से जो पैरामीटर्स बनेंगे बैटरीज के लिए, कॉमन बैटरीज के लिए, वो कब तक अनाउंस हो सकता है? इसके ऊपर BIS और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ARAI और ICAT, इन सबकी जो स्टेक होल्डिंग है वो एक साथ मिलकर डिसाइड होनी है। अभी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं हुई है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 2 महीने में हम लोगों के सामने ये नए स्टैंडर्ड्स होंगे। जो पिछले स्टैंडर्ड्स मिले हैं, इससे पहले जो स्टैंडर्ड्स आए हैं, वो भी बहुत मॉडर्न हैं, और वो भी इस समय अगर किसी को पायलट करना है, जैसे दिल्ली जयपुर के ऊपर में और दिल्ली आगरा के ऊपर में, ग्रेटर नोएडा के ऊपर में और गुड़गांव के ऊपर में जो हम शॉपिंग स्टेशन लगा रहे हैं, हम पुराने जो स्टैंडर्ड्स बने हैं उनको लेकर चल रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है, काफी हैं। लेकिन नए स्टैंडर्ड्स आते हैं अगर 1-1.5 महीने में, तो हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।